नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में इंतजार अब खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शाम तक तृणमूल कांग्रेस भाजपा को बुरी तरह से हरा चुकी होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। सभी चुनाव के यहाँ पर जो नतीजे हैं, सारे चरणों के चुनाव के और 5 राज्यों के में जो चुनाव हुए हैं, उन सब के नतीजे आ जाएंगे और जिसके बाद एग्जिट पोल की अगर माने तो भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, शुरुआती रुझान धीरे धीरे आने लगे हैं और इसी के साथ शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा झटका भाजपा को पश्चिम बंगाल में लगना तय है। तमाम एग्जिट पोल में भाजपा को गोदी मीडिया की तरफ से तो जीतता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। 30 से 40 सीटों के बीच में सिमट कर रह सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार यहां पर एग्जिट पोल की माने तो आती नजर आ रही है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता बनर्जी दोबारा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना सकती हैं और उसके बाद इस हार का क्या कारण होगा, इस पर भी विश्लेषण होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी देश में कोरोना से निपटने में फेल हो गई है, इसीलिए ये स्थिति इन राज्यों में भाजपा की हो रही है। क्या कुछ कारण है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि तमाम राज्यों में जो भाजपा को झटका लगा है, इसका कारण क्या है, आप हमें जरूर बताइए दोस्तों। लेकिन शाम तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से बने रहिए, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे और सभी राज्यों में जो चुनाव नतीजे होंगे उसमें भाजपा की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, सभी पार्टियों की स्थिति का विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बेहद जरूरी है कि आप इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि कोई नोटिफिकेशन आप तक सबसे तेज पहुंचे। दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को और खबर में अंत तक बने रहिए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत, सत्ताधारी भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में 10 स्थानीय नगर निकायों के लिए हुए चुनावों में से 7 में कांग्रेस को जीत मिली है। 2 निकायों में जनता दल को जीत मिली है। भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकी है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर लिखा, 10 नगर निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को 7 पर शानदार जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ 1 जगह पर जीत मिली है। कुल मिलाकर निकाय चुनावों में कांग्रेस को 119 सीटें मिली है। जेडीएस को 67 सीटों पर और बीजेपी को 56 सीटों पर जीत मिली है। डीके ने आगे कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी की हार उसके खराब शासन के लिए लोगों की ओर से दी गई चोट है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का जश्न इस जीत को लेकर ना मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना की आपात स्थिति में लोगों की मदद करें, यही जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने का सबसे बेहतर तरीका है। विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने भी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि किन नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने जनादेश खो दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के वक्त में बीजेपी सरकार ने असंवेदनशीलता और लापरवाही से काम किया है, उसी का गुस्सा नतीजों में दिखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर केंद्र को मार्च की शुरुआत में ही मिली थी चेतावनी, नहीं हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के एक पैनल ने मार्च की शुरुआत में ही खतरनाक, नए और घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की चेतावनी केंद्र सरकार को दी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्जियन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कहा था कि बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव को रोका जा सके। रॉयटर्स ने शनिवार यानी 1 मई 2021 को रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बावजूद लाखों लोग धार्मिक त्योहारों, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क के शामिल हुए। इसके अलावा कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इस साल कोरोना का संक्रमण पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेजी से फैला। देश में कोरोना की यह बुरी स्थिति ब्रिटेन के वेरिएंट और भारत में इसके बाद बने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स की वजह से बनी।
30 अप्रैल को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 4,01,993 केस आए। यह दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की वजह से 3,523 लोगों की मौत हो गई। इस बीच खबर आई कि गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में कोविड वार्ड में आग लगी, जिसमें 18 मरीजों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पद संभालने के बाद यह देश का सबसे बड़ा संकट है। कोरोना वायरस को संभालने में फेल रहने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जनता आवाज उठा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, शमशान घाटों, शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। उत्तर भारत के एक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि मार्च के शुरुआत में नए वेरिएंट के बारे में भारत जेनेटिक कंसोर्टियम इंसाकोग ने चेतावनी दी थी। ये चेतावनी भारत सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जो सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। रॉयटर्स ने कहा कि वो इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता है कि इंसाकोग के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी के अधिकारियों या उन्हें चेतावनी दी थी या नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के ऑफिस से रॉयटर्स को इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इंसाकोग की स्थापना भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में की थी। यह साइंटिफिक एडवाइजर्स का एक फोरम है जो कोरोना वायरस के जीनोमिक वेरिएंट्स के खतरों के बारे में बताता है। इंसाकोग देश की 10 बड़े प्रयोगशालाओं को एक साथ लेकर आया ताकि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स की स्टडी की जा सके, उसकी भयावहता और इलाज संबंधी जानकारियां सरकार को दे सके ताकि वेरिएंट्स के मुताबिक सरकार नीतियां तय कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर और इंसाकोग के सदस्य अजय पारिदा ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में ही भारतीय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.617 की खोज कर ली गई थी। इस वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को 10 मार्च को बताया गया था। 10 मार्च के आसपास इंसाकोग ने एक मीडिया ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसकी कॉपी राइटर्स ने देखी है। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि भारतीय वेरिएंट B.1.617 ने नए म्यूटेंट वेरिएंट्स बना लिए हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में आसान लोगों को ज्यादा तेजी से संक्रमित करते हैं। अगली खबर की तरफ, दिल्ली को नहीं दी पर्याप्त ऑक्सीजन तो करेंगे अवमानना की कार्रवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के मामले में केंद्र सरकार को एक बार फिर से शनिवार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो इसे अवमानना की कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन कोरोना वायरस संबंधी मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कई बार फटकार भी लग चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों को आज ही दे 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के हिस्से की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है, केंद्र को इसकी व्यवस्था करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि सभी को मालूम है कि जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है उसे 14 दिन ठीक होने में लगते हैं। ज्यादातर लोगों को घर पर ही दवाओं की जरूरत होती है। 10% लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, वहीं संभवतः 1% मरीज आईसीयू तक जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी मरीज 10 दिनों से ज्यादा समय तक एडमिट रहा है और रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी दी जाए। यह भी पढ़ें, केंद्र से बोला दिल्ली हाईकोर्ट, अब बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अस्पतालों को लगाना चाहिए ऑक्सीजन प्लांट्स। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की हुई कमी से सीख लेकर इस जीवन रक्षक गैस का प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स लगाने चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं, जबकि अस्पतालों के लिए, खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है। पीठ ने कहा ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है। अदालत ने कहा आपको अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करने चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से बत्रा अस्पताल में 12 की मौत। दिल्ली स्थित बत्रा अस्पताल में शनिवार को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। डॉक्टर SCL गुप्ता ने बताया कि 5 अन्य गंभीर मरीजों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों ने पिछले सप्ताह SOS जारी कर ऑक्सीजन आपूर्ति खत्म होने के कगार पर होने की बात कही थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। अस्पताल ने कोर्ट में बताया कि 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में डॉक्टर भी शामिल हैं। दिल्ली की सरकार भी लगातार यह कह रही है हिस्से का ऑक्सीजन नहीं मिल। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले नहीं थम रहे हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को 1
और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले खुद इसकी घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कोरोना मामलों का औसत पॉजिटिविटी रेट 33% रहा है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने में लगी है, लेकिन ऑक्सीजन की समस्या अभी भी बरकरार है। ऐसे हालात में फिलहाल लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा था। दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी कोरोना को काबू में लाने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों की बात करें तो शुक्रवार शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,047 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 375 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट करीब 33% रहा। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 99,361 पहुंच गई। दिल्ली में रिकवरी रेट 89.94%, डेथ रेट 1.4% और पॉजिटिविटी रेट 32.69% है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 11,49,333 मामले सामने आ चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की करारी हार, 10 में से सिर्फ 1 पर मिली जीत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को नगर निकाय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस की इस जीत पर DK शिवकुमार ने ट्वीट किया कि 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं DK शिवकुमार ने कहा है कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। यह नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का दौर है और इसमें अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु में कांग्रेस DMK गठबंधन की बनेगी सरकार। जानिए अन्य दलों को मिल रही कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले गुरुवार को विभिन्न न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में तमिलनाडु में कांग्रेस DMK गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को यहां कम सीटें मिलने की बात कही जा रही है। गौर हो कि 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जारी होंगे, जिनमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम भी शामिल हैं। रिपब्लिक CNX एग्जिट पोल के नतीजों ने 234 सीटों वाली विधानसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। वहीं ABP और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस DMK गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी गठबंधन को यहां 58 से 70 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। ABP और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस DMK गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस DMK गठबंधन को 46.7% वोट मिलने की खबरें हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 35% वोट मिलने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 18.3% वोट जा सकता है। बता दें कि 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले गए थे। राज्य में मुख्य मुकाबला AIADMK और बीजेपी के सत्ताधारी गठबंधन और DMK व कांग्रेस के गठबंधन के बीच था। विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी सत्ताधारी AIADMK को काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी कमल हासन की पार्टी कुछ खास नहीं करती दिख रही है। मक्कल निधि मय्यम को 2 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया गया है। AMM के नेतृत्व वाले गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर्स प्रोटेस्ट, धारा 144 लागू होगी तब भी नहीं खत्म करेंगे विरोध, किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में कहा है कि अगर सरकार उन्हें कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध स्थलों को छोड़ने के लिए कहती है तो वे ऐसा नहीं करेंगे। भिवानी के प्रेमनगर गाँव में कोरोना के मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों
कार्यक्रमों और रैलियों के समापन के बाद ही वे अपने कार्यक्रमों को रद्द करेंगे। वाटर फ्रॉम विलेज मेड राकेश टिकैत कराए। टिकैत ने आगे कहा कि सरकार कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये नवंबर और दिसंबर तक होने की उम्मीद है। गुजरात में किसान सबसे अधिक प्रभावित हैं और यदि किसानों के मुद्दे को हल नहीं किया जाता है तो भाजपा सरकार इस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करेगा। फार्मर लीडर राकेश टिकैत रिफ्यूज पीएम्स क्लेम ऑन एमएसपीज। राम मंदिर के लिए दान देने के बजाय नए एम्स के निर्माण के लिए दान अभियान शुरू किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले 6 साल से सत्ता में रहने के बाद भी भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज बनाने में विफल रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब तक 400 से अधिक किसानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, लेकिन उनमें से किसी की भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस जॉब टर्न डाउन द पाथ ऑफ द मूवमेंट। अगर मरीजों को अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनके परिजनों को अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों के घर जाना चाहिए और उन्हें उचित व्यवस्था करने के लिए कहना चाहिए। इसके अलावा भाजपा सरकार के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि यह वायरस से पीड़ित लोगों को पर्याप्त दवाइयां, ICU बेड और ऑक्सीजन प्रदान करने में विफल रही है। हमें अपना विरोध जारी रखेंगे, चाहे देश भर में CRPC की धारा 144 लागू क्यों न। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से कर्ज वसूली अनिश्चित काल के लिए स्थगित करे। कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट बना हुआ है। किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के कर्ज को माफ करने, नहीं तो कम से कम कर्ज वसूली की तारीख को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की मांग की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का भीषण संकट काल चल रहा है। इस संकट काल में हमारे किसान भाई पहले से ही दोहरी मार झेल रहे हैं और बड़े संकट से गुजर रहे हैं। यह समय है कि शिवराज सरकार को किसानों को तत्काल राहत प्रदान करना चाहिए और उनके लिए तत्काल राहत भरे निर्णय लेना चाहिए एवं राहत भरे कदम उठाए जाने चाहिए। कमलनाथ ने आगे कहा कि किसानों से संवाद में मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज भुगतान की तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई करने की घोषणा की है, जबकि सभी जानते हैं कि वर्तमान में कितना भीषण संकट काल चल रहा है। किसान इस संकट काल में कर्ज के दलदल में और धंसता जा रहा है। अभी तो आवश्यकता है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज ही माफ किया जाए, लेकिन शिवराज सरकार उसे माफ करने की बजाय उसके भुगतान की तारीख को मात्र 1 माह के लिए आगे बढ़ा रही है, जो कि किसानों के साथ बड़ा मजाक है। कमलनाथ ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार ही बताए कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण इलाके लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1 माह बाद भी किसान इस कर्ज का भुगतान कैसे कर पाएगा? हमें पता है कि शिवराज सरकार भले खुद को कितना भी किसान हितैषी बताए, लेकिन वह किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं करेगी। यदि इस संकट काल में भी शिवराज सरकार किसानों के कर्ज को माफ नहीं करती है, किसानों के हित में निर्णय नहीं लेती है, तो कम से कम कर्ज भुगतान की तारीख को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लेकर उन्हें थोड़ी तो राहत प्रदान करें। राज्य में गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ाए जाने पर कमलनाथ ने सवाल उठाया है और कहा कि जिस प्रकार से गेहूं खरीदी की तारीख को भी मात्र चंद दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है, वह भी किसानों के हित में नहीं है। यदि सरकार को किसानों की चिंता है तो इस गेहूं खरीदी की तारीख को भी उस समय तक के लिए बढ़ाया जाए जब तक किसानों का गेहूं का एक एक दाना खरीद नहीं लिया जाता, क्योंकि वर्तमान कोरोना महामारी में खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। तुलाई के लिए हम मालों श्रमिकों की भारी कमी है। खरीदी की रफ्तार धीमी है। किसानों को खरीदी केंद्रों पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के इस संक्रमण का लगना पड़ रहा है। कई दिनों तक उन्हें खरीदी केंद्रों पर रुकना पड़ रहा है। उन्हें भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। अनेक राज्यों ने जताई असमर्थता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे भारत के लिए आज यानी 1 मई बड़ा दिन है। कोरोना की दूसरी लहर की प्रचंड गिरफ्त में आ चुके देश में अब आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो। रजिस्ट्रेशन की राह में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अफरा तफरी है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को शामिल तो कर चुकी है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की अनुपलब्धता का हवाला देकर असमर्थता भी जाहिर कर रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए सबसे मुख्य रूप से असमर्थता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरफ से जाहिर की गई है। बीते गुरुवार को उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया सितंबर महीने से ही शुरू हो पाएगी। उनका कहना है कि वैक्सीन की कमी की वजह से पहले 45 से अधिक आयु वर्ग वालों का ही वैक्सीनेशन होगा और फिर उसके बाद 18 से ऊपर वालों का। इस देर के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, लेकिन पूरे देश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए करीब 120 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश
प्रदेश के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम हर दिन करीब 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य कई राज्य भी अपनी परेशानियां सार्वजनिक कर चुके हैं। केरल ने तो नई गाइडलाइन में कहा है कि वह पहली दूसरी डोज वालों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगा। राज्य ने केंद्र से 50 लाख वैक्सीन डोज की डिमांड की है। इस बीच केंद्र लगातार राज्यों के पास वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर आश्वस्तता जाहिर करता रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन 1 मई के बाद भी पूर्ववत जारी रहेगा। वैक्सीन की कमी पर मंत्रालय ने कहा, हम वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उत्पादक कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। 1 मई से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन। शुरुआती कुछ दिन धीमा रह सकता है, लेकिन जल्द ही रफ्तार पकड़ लेगा। जो राज्य उत्पादकों से वैक्सीन हासिल कर सकते हैं वो कल से 18 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर सकते हैं। कोविन ऐप चीफ RS शर्मा ने कहा है कि अब 18 से 44 उम्र समूह के लोगों के पास प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन चुनने का विकल्प मौजूद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।